चलो बच्चों, आज पढ़ाना क्या था हम लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना था। सब कुछ ठीक? स्टार्ट करें। चैप्टर कौन सा है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है। ठीक है। आज के जो हमारी वीडियो है या फिर जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हमने चैप्टर को आधा ही कवर कर रखा है। हमारे पास 3 चीजें रह जाएंगी। कौन कौन सी चीजें रह जाएंगी? हमारे पास सर्किट रह जाएगा, सर्किट के बारे में बता दूंगा। 2 टाइप के होते हैं, सीरीज में और पैरेलल में, और हीटिंग इफेक्ट। ये 3 चीज टॉपिक रह जाएंगे। इसको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना आज का कंटेंट है उतना क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है, समझते हैं कैसे कैसे हमारा चीजें हैं। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या। पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज। देखो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्या है। जो हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, यह होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी चालक में, याद रखिएगा, चालक का जब भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब वायर होगा। जब भी चालक की बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज होगा, टर्म यूज होगी वायर। हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल में होगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी रहेगी। जब भी चालक की बात आएगी क्या काउंट होगा उसमें, वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तब उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी है क्या, बेसिकली क्या है वो, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन रुके होते हैं, इनको चार्ज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रुके होते हैं, अपनी जगह खड़े हैं, क्या कहलाएंगे ये, चार्ज। और जब ये चलना शुरू करते हैं, ये क्या कहलाएंगे फिर, इलेक्ट्रिसिटी। और चलेंगे अपनी मर्जी से तो चलेंगे नहीं, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए इनको, तो वही चीज आगे लिखी हुई है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पाइप में पानी बह रहा है। एक पाइप में पानी हमारा बह रहा है, सबके घर में पानी होगा, पाइप होगा, उसमें पानी बहता है। जो पानी का बहाव है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। जो पानी उसमें देखो, पानी कहीं होगा, वहां से किस में बह रहा है, पाइप में। तो जो पानी जो बह रहा है उसी का बहाव को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। अच्छा, ये जो पाइप है यही क्या है, वायर है। और जो वाटर पंप है वो बैटरी है। वाटर पंप क्या है, यानी कि धक्का देने का काम कौन कर रहा है, देखो। अच्छा, यही इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पानी है। पानी रुका होगा, मान लीजिए ये, अगर मैं इसको पाइप मान लूं तो पानी ए नाम का, ये ए नाम को मैं पानी मान लेता हूं। ये जो है ये पाइप है, ये क्या है, ये पाइप है, यानी कि ये वायर है। और ये जो पानी है ये ए यहीं है। ये कब तक यहां नहीं चलेगा, जब तक इसमें कोई धक्का नहीं मारेगा। और धक्का मारने का कौन करता है, बैटरी करता है। हमारी घर में जो वायर आ रही है तो किसी न किसी सोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद उसको धक्का मारने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स लगाया जा रहा होगा। तो वही क्या चीजें हैं, हमारी बैटरी है। जो करंट आ रहा है वो कुछ और नहीं आ रहा, जबकि क्या आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आ क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो घर में वायर किसका रूप है, पानी के पाइप का। जो उसमें करंट आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो पीछे से धक्का लग रहा है उसको लाने के लिए वो ही क्या है, बैटरी है। समझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। जब ये रुके होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रुके होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं। और यही चार्ज जब धक्का या बैटरी के प्रेशर से जब चलना शुरू करते हैं, यही क्या कहलाते हैं फिर, है ना, यही क्या कहलाते हैं फिर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जब तक रुके हैं तब तक चार्ज, जब तक रुके हैं तब तक चार्ज। और जब चलना शुरू करें तो, और अपनी मर्जी से तो चलेंगे नहीं, चलेंगे किसकी मदद से, बैटरी की मदद से। तो जो बैटरी है वही क्या है, यानी कि पंप, यानी कि जमीन से, जमीन के अंदर पानी है। देखो, जमीन के नीचे पानी है, हमने एक मोटर लगाया, पानी को ऊपर खींच, यानी कि एक पाइप भी लगाते हैं साथ के साथ और एक मोटर भी लगाते हैं। तो मोटर ने प्रेशर देना शुरू किया, पानी को खींच के ऊपर ले आया। पानी तो नीचे ही था, लेकिन उसको खींचने का काम किसने किया, मोटर ने। तो मोटर क्या है, हमारी बैटरी। मोटर क्या है हमारे पास, बैटरी। जिसके सहारे वो आया है वो क्या है, वायर। और आया क्या है, पानी, यानी कि आया क्या है, इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें, ये चालक का मतलब क्या बताया अभी जस्ट, वायर है। जब किसी वायर में, है ना, क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में गुजरने के कुल आवेश को चार्ज कहते हैं। समझिए, देखिए क्या है,
जब किसी वायर में, है ना, क्रॉस सेक्शन में, जब किसी वायर के क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, 1 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, यानी कि कितने चार्ज गुजर गए, वही क्या कहलाती है, वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी वही कहलाती है। यानी कि 1 सेकंड में किसी तार में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये कोई वायर है, 1 सेकंड में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन पास कर गए, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई का मतलब होता है करंट, याद रखिएगा पूरे चैप्टर में आई का मतलब क्या होगा, करंट। ठीक है। टी का मतलब आप जानते ही हैं, चार्ज टाइम होता है, और क्यू का मतलब होता है कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है। चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चार्ज है, और इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है ना। तो आई फॉर करंट, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। ठीक है। ओवरऑल और इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और चार्ज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर ही होती है। ठीक है। तो कूलाम क्या होता है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब क्या है, कितने चार्ज, कितने 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चार्ज निकल गए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएंगे। यदि देखिए, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम चला, 1 सेकंड में 1 ही चार्ज चला, तो वही क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। 1 सेकंड में 2 चार्ज चले तो 2 एम्पियर, 1 सेकंड में 3 चार्ज चले तो 3 एम्पियर, 1 सेकंड में 5 चार्ज चले तो 5 एम्पियर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा यूनिट एम्पियर, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम, टाइम की ऐसा यूनिट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी की एम्पियर, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम। चार्ज निकालेंगे कैसे, यानी कि करंट कैसे निकालेंगे, कितना करंट फ्लो हुआ है, तो कूलाम अपॉन टाइम, कूलाम अपॉन टाइम, याद रहेगा, बता देंगे। बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो करवाने के लिए प्रेशर चाहिए, और ये प्रेशर कौन जनरेट करके देता है, बैटरी जनरेट करके देती है, सेल या फिर बैटरी। यही प्रेशर कौन जनरेट करके दे रहा है, सेल दे रही है या फिर बैटरी दे रही है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रुके हैं वो क्या कहलाएंगे, चार्ज। जब चलना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी। 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चली है ना, 1 एम्पियर काउंट करते हैं, और ये कैसे निकालते हैं, कूलाम अपॉन टाइम। एक यानी कि कूलाम अपॉन, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। कूलाम लिख लो या फिर चार्ज अपॉन टाइम लिख लो, बात एक ही है। ठीक है। कूलाम अपॉन टाइम या फिर चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। चलिए देखिए कैसे है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट का मतलब देखिए, सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और उसके बाद क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है। देखिए अभी अगर मैं इस डब्बे को बना रहा हूं, बताइए क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है। तो क्लोज सर्किट में यानी कि तारों को जब ज्वाइंट करेंगे हम, तो सारे सर्किट ज्वाइंट होने चाहिए तभी बल्ब जलेगा। अब बताइए ओपन है कि क्लोज है, अब ओपन है, बताइए जलेगा, नहीं जलेगा। हमेशा करंट का फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज होगा, जब सर्किट क्लोज होगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट ब्रेक हो गया या फिर बंद हो गया या फिर ओपन हो गया, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही चीजें लिखी हैं, जब स्विच ऑन होगा तो कैसा होगा, क्लोज सर्किट। देखो बैटरी होगी, ये जुड़ी होगी वायर से, और वायर जुड़ा होगा बल्ब से, और बल्ब फिर किससे जुड़ा होगा, बैटरी से। देखिए बैटरी जुड़ी होगी वायर से, वायर जुड़ा होगा बल्ब से, बल्ब जुड़ा होगा बैटरी से, और फिर से ये बैटरी से जुड़ा होगा। इसी तरीके से क्या कनेक्ट होता है, सर्किट पूरा होता है ना। चैप्टर में हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से सर्किट बनाए जाते हैं। तो आज जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है पहले उस पर काम करते हैं, इस पर हम कल, तो इससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। लेकिन सर्किट जब ओपन हो,
सर्किट जब ओपन हो, तो स्विच ऑफ होगा, करंट इसमें नहीं बहेगा, यानी कि बल्ब इसमें नहीं चलेगा। नहीं बहेगा का मतलब पानी जैसे कि पाइप में नहीं बहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में नहीं, इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि पीछे से प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो जनरेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो आगे की तरफ प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो विद्युत आवेश है ना, आवेश को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए विद्युत, ये विद्युत को कहते हैं हिंदी में, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, और आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित गुण को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है भाई, बता सकते हो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जो पावर होती है, इलेक्ट्रॉन के यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कितनी पावर होती है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 कूलाम, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम, क्योंकि चार्ज है ये। और यही जब फ्लो करता है, यही जब फ्लो करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और यही जब आगे फ्लो करता है क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है यही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, यानी क्या होता है, चार्ज होता है। और ये कैसा चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज कैसा, ये नेगेटिव। चलिए कन्वेंशनल सर्किट के बारे में देखते हैं। करंट की दिशा में देखिए, कन्वेंशनल सर्किट कैसा होता है, जिधर करंट फ्लो होता है उसी को कन्वेंशनल सर्किट कहते हैं। करंट जिधर फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सर्किट कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर ये देखिए मैं आपको समझाता हूं, पहली बार में ही याद हो जाएगा। ये मैं एक बैटरी बना रहा हूं, ये मैंने कुछ बैटरी बनाई, इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है, करंट निकलता है इधर से और वापस घूम के आता है इधर, यानी कि समझा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, निकलता पॉजिटिव से और आता कहां है, नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, निकलता कहां से है, नेगेटिव से घूमकर कहां आता है, पॉजिटिव की तरफ। तो जो हम मानते हैं, जो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन जो हम केवल मानते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या चलता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करंट की दिशा कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो हम मान के चलते हैं। लेकिन होता क्या है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, है ना। हम जो बुक में पढ़ रहे हैं, जो भी जैसे ही पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहते किस तरीके से हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये है वास्तविक में। अच्छा आगे चल के किसको क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बहते क्या, यानी कि वास्तविक में कैसे बहते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम मानते क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका। अगर यहां से चीजें, ये तो थोड़ा सा बेसिक था, अब जो चीजें चल रही हैं यहां सब चैप्टर धीरे 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 टफ होता चलेगा। अगर आपने फोकस नहीं लगाया तो आपका चैप्टर यहां से छूटता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की, लेकिन फिर भी आप अपना एफर्ट लगाना पूरा। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, यही प्रेशर है, यही क्या है, प्रेशर है, यही बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, प्रेशर है, ठीक है। जो किसको प्रेशर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर दे रहा है, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच एकक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां तक इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से पॉइंट बी तक अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन लाया है और इसी के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, देखो जैसे कि यहाँ पे कोई ए पॉइंट का व्यक्ति है और इसको यहां तक जाना है, तो यहां तक जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा और इसको जाने के लिए पावर चाहिए, और यही पावर कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी होता है। बैटरी को V से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा, बैटरी को V से डिनोट करना है। तो बैटरी इसको इस पावर जनरेट करेगा और इसको उठा के यहां तक लेके चला जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है बैटरी, और ये जो बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके, यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पावर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं, यानी कि बैटरी ने कितनी पावर लगाई है, क्या होगा, कितना काम किया है, वर्क डन कितना है, और कितने कूलाम पे किया है। ठीक है, कितना उसने वर्क डन लगाया है और कितना उसने कूलाम पे किया। कूलाम यानी कि चार्ज, कितने चार्ज को उसने कितने चार्ज पर वर्क डन किया, उसको डिवाइड करने पर क्या निकल जाएगा हमारे पास, है ना, क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए, जहां पे V फॉर वोल्टेज, W फॉर वर्क, Q फॉर चार्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, यानी कि V। वोल्ट की बात करेगा तो यानी कि वोल्ट पावर है, 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी कहते हैं ना, जो हम पंखा उंखा जलाने के लिए आते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी, वो क्या है हमारे पास, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। वही क्या है, पावर जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी SI यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। वोल्ट निकालने का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन कूलाम, है ना, वो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन कूलाम, वर्क डन अपॉन कूलाम, किसका फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन कूलाम। और करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। करंट कैसे निकालेंगे, है ना, करंट कितना करंट लेके गया, कूलाम अपॉन टाइम, लेकिन हमने कितना प्रेशर जनरेट किया, वर्क डन अपॉन कूलाम। अब इन तीन यानी कि इसके 3 चीजों में एग्जाम में कुछ भी 3 चीजें मिले, आप उसको वैल्यू लगा के सॉल्व कर लेना, वर्क डन पता चल जाएगा, और इसमें आपको पता चल जाएगा 3 आगे क्वेश्चन है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते धीरे धीरे देखें। अब इसके बाद एक टर्म्स आती है ओम्स लॉ। पूरे चैप्टर, ये वाला चैप्टर और इसका अगला चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को ध्यान एकदम रट जाना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल टू IR। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए लिखा हुआ, यदि तापमान स्थिर हो तो धारा विभवांतर के साथ समानुपातिक होती है। इसको क्या चीज है अभी समझेंगे कि V और I जो होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, अगर पावर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा। अगर पावर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पावर ज्यादा लगाई है तो जाहिर सी बात है तेज गति से कोई आगे जाएगा। अगर मान लो मेरे में कम ताकत है, मैं धीरे धीरे धक्का लगाऊं तो धीरे धीरे चलूंगा, और धक्का तेज लगाऊं तो तेज चलूंगा। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। और किसको, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। V इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। अभी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं चैप्टर का, हर एक टॉपिक को पहले समझते हैं, उसके बाद डीप नॉलेज आपको आगे मिलती रहेगी। अगर एक ही टॉपिक को मैं घसीटते लेके चलूंगा तो बोर हो जाओगे एक में ही। अभी छोटा छोटा समझते रहो, फिर आगे चल के फिर और इसको अच्छे तरीके से डीप चलते रहेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कुछ नहीं है, ओम्स लॉ करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन को बताता है। करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन को बताता है। उसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या है, IR। तो इससे 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। R इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपॉन I हो सकता है। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो V वोल्टेज को और करंट को डिवाइड करके निकाला जा सकता है। अगर मुझे I निकालना हो तो V अपॉन R लगा सकता हूं। ये 3 फॉर्मूले आपको ढंग से याद करने हैं, ठीक है। और बनते किससे हैं, एक ही से, V इक्वल टू IR, जहां पे V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू
आई आर। और वी और आई एक दूसरे से कैसे होते हैं, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर वी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ेगा, अगर वी डाउन हो रहा है तो आई भी डाउन होगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए देखते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए एक पानी का पाइप है, ठीक है। अगर आप पानी के प्रेशर को बढ़ाएं तो पानी का फ्लो भी बढ़ जाएगा। अगर पानी के प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा तो पानी का फ्लो भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, पानी का फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही किसी कंडक्टर में, जैसे कि कॉपर का वायर हो गया, ये कंडक्टर है, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ठीक वैसे ही किसी कंडक्टर में वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। मैंने कहा ना अभी जस्ट वोल्टेज पढ़ा के आया हूं। वोल्टेज क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो करंट को यानी कि जो किसको फ्लो करवाता है, चार्ज को फ्लो करवाता है। तो देखिए ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ को कांस्टेंट रखें, किस किस को कांस्टेंट रखना है भाई, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और लेंथ को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर नॉर्मल जिस टेम्परेचर पे है और लेंथ को भी कांस्टेंट रखना है, तब क्या होगा, तो वही ठीक है रख जाए। तो वायर में से फ्लो होने वाला करंट उन दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी कि वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों बराबर होते हैं। जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा वो दोनों कैसे होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो V और I जो होते हैं एक दूसरे से कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। जहां R एक कांस्टेंट है, जैसे कि हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहां R एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या है अभी समझ में आया। अभी तो V I समझ में आया, V और I कैसा होता है, आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, और इसको देख इन दोनों से ये तरीके से आप समझ ही गए होंगे। हम इसको एक वायर पाइप मान लेते हैं, है ना, पाइप में प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका फ्लो भी बढ़ेगा। तो वही कह रहा है ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट भी घटेगा, जिस पर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वायर एक जैसी हो। वही चीज देखिए, टेम्परेचर और कैसा हो, जो लेंथ हो वो कैसी हो, सेम हो। टेम्परेचर और लेंथ सेम हो तब उसके पास जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या होता है, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V और I एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम V को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ेगा, अगर हम V को घटा रहे हैं तो I भी घटेगा। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी कि करंट, I करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब देखिए अब आया रेजिस्टेंस क्या है। धारा का मतलब क्या होता है भाई, करंट, करंट के प्रवाह का विरोध करने के, यानी कि करंट जाना चाह रहा है, करंट जाना चाह रहा है लेकिन ये इसका विरोध कर रहा है, भाई मत जाओ, है ना। इसी के गुण को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट जाना चाह रहा है लेकिन उसको रेजिस्टेंस रोक के रखता है। करंट यानी कि गाड़ी में तुम देखते होंगे रोड पे प्रेशर बहुत तगड़ा चलता है, रोड पे एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन सा हाईवे बना होता है। कहीं कहीं तुम्हें स्पीड ब्रेकर देखने को मिलते हैं, जहां पे खतरा होता है, जहां खतरा होता है, क्रॉसिंग होती है, वहां तुम्हें क्या देखने को मिलता है, स्पीड ब्रेकर। ठीक उसी तरीके से यहां से करंट आया, आगे मान लेते हैं यहां पे कोई बढ़िया सा डिवाइस लगा हुआ है। अगर ये इस डिवाइस को करंट चाहिए थोड़ा, इस डिवाइस को करंट कैसा चाहिए, थोड़ा करंट चाहिए। अब अगर ये यहां से एकदम धगधगा के करंट आया, एकदम बढ़िया एकदम हाई वोल्टेज का करंट आया, बहुत हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, वोल्टेज हाई का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। वोल्टेज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका ज्यादा है, लेकिन इसको चाहिए क्या भैया, थोड़ा सा चाहिए। तो यहां क्या लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा, स्पीड ब्रेकर बना दिया जाएगा। इस पे टकराएगा और करंट फिर स्लो हो जाएगा, फिर यहां इस पे स्लो, इसको स्लो ही चाहिए। जब ये क्रॉस कर जाएगा इसको, फिर स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। ठीक, ये हाईवे में यानी कि ठीक रेजिस्टेंस किसका काम करता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, स्पीड ब्रेकर का काम होता है रेजिस्टेंस का, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों लगाया जाता है, ताकि आगे के डिवाइस सेफ रहे, लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाला, अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ कब जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ कब जाएगा, यानी कि पीछे से तो हाई करंट आ रहा है, बहुत तगड़ा करंट आ रहा है,
पीछे से एकदम करंट कैसा है, बहुत हैवी करंट है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे कैसे, रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखो रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाले यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बिल बहुत ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि अगर ब्रेकर ही बहुत ऊंचे ऊंचे बना देंगे तो बताओ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जमा हो के वहां पे बिजली बढ़ाएगी, यानी कि पीछे से तो प्रेशर आ गया लेकिन वो आगे नहीं फ्लो होने दे रहा। जब तार की लंबाई बढ़ जाए, जब तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो यानी कि अब छोटे छोटे ब्रेकर बना दे, लेकिन वो लंबे ब्रेकर बना दे, ब्रेकर बनाए एक दो नहीं, यहां से वहां तक के ब्रेकर बना दे, जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। अच्छा मोटाई कम हो, है ना, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या है, तार की लंबाई को बढ़ा दें, मोटाई को कम कर दें, और खराब चालक हो, खराब कंडक्टर हो, खराब कंडक्टर हो, तो तीनों केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तीनों केस में। रेजिस्टेंस कैसा होगा, जब तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, जब तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तार की मोटाई को कम कर देंगे तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तार, और अगर कंडक्टर हमारा खराब हो यानी कि तार ही खराब हो, उसकी क्वालिटी खराब हो, तब भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। करंट जब आएगा, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या है, जब करंट आएगा रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ उस तार को ही जला देगा, फूंक देगा उसको। ठीक है, उसको फूंक देगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, हीट पैदा हो जाती है, और हीट से क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है। आगे देखते हैं और आगे आपको समझ में आएगा कि और भी क्या चीजें कैसी हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस चैप्टर को, इसको समझने में मुझे 2 दिन लग गए, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं है, इसके बाद चैप्टर में रत्ती भर का टफ नहीं है, बस आपको इसको समझना है। क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टीज है जो करंट के रास्ते को रुकावट पैदा करती है। देखो लिखा हुआ है, करंट एक प्रॉपर्टीज है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम किसका है, रेजिस्टेंस का, है ना। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेन रूप से 4 बातों के फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसका रेजिस्टेंस अच्छा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, रेजिस्टेंस कैसा है, ये कितने फैक्टर होते हैं इसके, 4 फैक्टर। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या होता है, करंट को स्लो करना। करंट को स्लो करने का काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उसका क्या करेंगे, है ना, क्या कर देंगे, उसका क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया बढ़ा देंगे, तो मोटा पतला कर देंगे तो तब भी देखते हैं, है ना। मटेरियल चेंज कर देंगे तो घट बढ़ सकता है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो तब भी घट बढ़ सकता है। यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने के कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, चारों को समझते एक एक करके। सबसे पहले लेंथ वाला, देखिए लेंथ को क्या कर दिया गया, देखिए ये रहा लेंथ का, ये रहा क्रॉस सेक्शन का, है ना, उसके बाद मटेरियल का, और ये रहा टेम्परेचर का। देखिए यहां से लेंथ कैसी है, छोटी लेंथ है, देखो लेंथ छोटी है तो आराम से निकल जाएगा, करंट आ रहा है करंट निकल जाएगा। लेकिन लेंथ को बड़ा करने पर देखिए ये रेजिस्टेंस इसके बीच में लगे हुए, ये इसको रोक रहे हैं, ये इसको रोकने का काम करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, अच्छा लेंथ को छोटा कर देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ को छोटा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ को अगर हम कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, घटेगा। देखो तार की, देखो बढ़ाने वाले कारक, अगर तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर हम, अच्छा अब इसमें देखो, अगर हम तार की लंबाई को कम कर दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर हम तार की लंबाई को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसमें देखिए क्रॉस कर दें, क्रॉस एरिया कर दें, यानी कि क्या, अब इसमें क्या कर दिए, बहुत पतला कर देने के लिए कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको पतला कर दो। इसका ये वाला देखो, इसमें ये देखो, अगर मोटाई कम हो जाए, अगर मोटाई कम हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोटाई कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि मोटाई जैसे ही कम होगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मोटाई कम होने पर, यानी कि मोटाई कैसे हो गई, कम हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर को भी चेंज करने पर, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम रहता है। रुकावट देखिए किसमें ज्यादा है, देखिए छोटा होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, पतले यानी कि ज्यादा तार पतले होंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
मटेरियल चेंज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये नॉर्मल था, ये बढ़ गया, नॉर्मल था, बढ़ गया, ये नॉर्मल था, इस पे बढ़ गया, ये नॉर्मल था, इससे बढ़ गया। तो ये बताता है कि नॉर्मल वाला है और ये बताता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। और रेजिस्टेंस बढ़ना अच्छी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक का बहुत लॉस होता है इसमें। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या है कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर का मान लीजिए जो भी रेजिस्टेंस होगा, अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, अगर हम उसकी किसको बढ़ा रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ को बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखिए अगर लेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जब अगर लेंथ बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा ना। तो वही इसी वजह से कोलिजन यानी कि क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कोलिजन यानी कि देखो यहां पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर किसी तार की लंबाई को मैं बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें ज्यादा ट्रेवल करेगी और ज्यादा ट्रेवल करने का मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि तार की लंबाई को अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं तार की लंबाई को बढ़ाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आर और एल क्या होगा, बराबर होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर यानी कि क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ बढ़ाई जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। तो पहली चीज समझ में आई कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगी। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या है इसका, चलिए एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में देखते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी थिकनेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेजिस्टेंस का क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो तार को पतला कर देना है, यानी कि इसका एरिया कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वायर मोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। अगर वायर मोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी, और वायर पतली होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम जगह चाहिए होगी। तो वही है, रेजिस्टेंस कब कम होगा, रेजिस्टेंस कब कम होगा, रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध, रेजिस्टेंस का मतलब ब्रेकर। यह कब होगा कम, जब एरिया ज्यादा होगा। जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, जब लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। वायर को पतला कर दूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो ना, मैं तुम्हें कहूं इस पाइप में तुम निकल जाओ, और मैं कहूं तुम इस पाइप में निकल के दिखाओ, बताओ किसमें बढ़ जाओगे, निकल जाओगे जल्दी। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे, एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो बताओ ब्रेकर कम है ना, तो एरिया ज्यादा तो ब्रेकर कम, एरिया कम ब्रेकर ज्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रास्ता किस में आसान होगा, जब वायर मोटी होगी। जब वायर मोटी होगी तो उसको करंट को निकलने के लिए आसान रास्ता है। यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तब एरिया कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दो बातें क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर। लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं मटेरियल पे कैसा रिलेशन होता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। अब मान लो तुम मोटा सा ब्रेकर बनाओ और रुई का बना लो, बताओ उसका रेजिस्टेंस कैसा है? हल्का रेजिस्टेंस कैसा है? भले ठीक है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। लेकिन तुम ईंट की खड़ी कर दो, तुम स्पंज वाली खड़ी कर दो, सब अलग अलग है। यानी कि सबका रेजिस्टेंस जो होता है वो हर एक मैटर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। देखिए क्योंकि अलग अलग होता है और इसी प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है? हर एक मैटर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। हर एक मैटर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और यही क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी कहलाता है। एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ज्यादा कम होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक मस्त चलेगा उसमें। रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी मस्त तरीके से चलेगी। लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं चलेगी। तो कॉपर का रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से चलती है। चांदी का रेजिस्टेंस उससे भी अच्छा होता है, लेकिन जितने की बहू नहीं उससे ज्यादा उसके गहने। इसी वजह से हम घरों में चांदी की वायर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम नॉर्मल, हमारा अफोर्डेबल होता है कॉपर, तो हम कॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। करंट हर चीज यानी कि कंडक्टर में फ्लो करेगा। आप अपने घर में लोहे की तार भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो बिल बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि उसमें करंट अच्छे से फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बिल दबा के आएगा। लेकिन चांदी में अगर लगा लोगे तो धड़ाके से बिजली चलेगी, आपका बिल आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। कॉपर में मीडियम आता है, एल्युमिनियम में थोड़ा उससे ज्यादा आता है। तो बस वही चीजें हैं। तो कॉपर वायर का अच्छा रेसिस्टिविटी क्या होती है? हर एक मैटर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसी प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। ये वहीं अगर हम सेम साइज का नाइक्रोन वायर ले तो उनका रेजिस्टेंस कॉपर से बहुत ज्यादा होगा। नाइक्रोन वायर, आपका ध्यान, नाइक्रोन का इस्तेमाल होता है, उसमें प्रेस बनाने में नाइक्रोन वायर का इस्तेमाल होता है, हीटर बनाने में नाइक्रोन वायर का इस्तेमाल होता है। पढ़ेंगे इसको आगे है ये चैप्टर में, नाइक्रोन वायर का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। तो याद रखिएगा, एक मैं नाइक्रोन की वायर लेता हूं, एक मैं कॉपर की वायर लेता हूं। बताओ अच्छा करंट किसमें फ्लो होगा? कॉपर। क्यों फ्लो होगा? उसका रेजिस्टेंस कम है, रेसिस्टिविटी कम है। लेकिन नाइक्रोन में रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक उसमें स्लो फ्लो होगा, ठीक है, और बिजली बिल ज्यादा आएगा। समझ में आया तीनों? चौथा और देख लेते हैं, चार प्रॉपर्टी थी। टेम्परेचर के ऊपर देख लेते हैं कंडक्टर का। टेम्परेचर क्या है? प्योर मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए प्योर मेटल जो होगा, अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक और था, यानी कि अगर हम किसी को बढ़ा रहे हैं तो फिर भी बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। लेंथ, अच्छा और क्या कर दिया? उसको मोटा कर दिया, वायर को मोटा कर दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। मैंने मटेरियल ही चेंज कर दिया, जिसकी रेजिस्टिविटी अच्छी है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस के चारों याद हो जाएंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है, बता देंगे सब। पहला, अगर हमने लंबाई बढ़ा दी, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मोटाई बढ़ा दी, है ना, कम हो जाएगा। उसके बाद क्या बढ़ा था? टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ा? है ना, मटेरियल चेंज कर देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ये ऑन डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वाइब्रेशन होने लगे, यानी कि उसमें जैसे ही गर्म करते हैं तो वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यानी कि गर्म करने पर किसी भी का भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, गर्म करने पर किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो रेजिस्टेंस की चारों प्रॉपर्टी याद हो गई। और रेजिस्टेंस है क्या? स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे तो उसको ओम कहेंगे, जब रेजिस्टेंस बड़े बड़े होंगे उसी को महो कहेंगे।
ठीक है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, ठीक है, OHM। और जब रेजिस्टेंस बड़े बड़े लगेंगे तो उसकी एसआई यूनिट महो। महो आगे क्लास में पढ़ना है, आपकी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ठीक है। और ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR। देखिए अब आपको समझ में आएगा उस फॉर्मूले का मतलब क्या था। देखो आपने पढ़ा था V इक्वल टू क्या पढ़ा था, IR पढ़ा था। यही R क्या है, रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होता है। ये कैसा है, कांस्टेंट है। अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, रजिस्टेंस, अच्छा करंट बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट होता है, वो उस पर कोई फर्क, करंट बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किन चीजों पे पड़ेगा, 4 चीजों पे, लंबाई बढ़ाने पे, मोटाई बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे और मटेरियल चेंज करने पे। इन 4 चीजों से ही इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, बाकी किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जब ऊपर दिए गए हैं कि पहले 2 रूल्स को अच्छा ये आपने पढ़ लिया है ना। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ को बढ़ा देंगे, है ना। लेंथ और एरिया कैसा होता है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इसके इनवर्सली होता है। रेजिस्टेंस का क्या, देखो ये देखो, जब रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस क्या किसके किसके सामने होता है, जो सामने है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो नीचे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे एरिया कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और देखते हैं, है ना, प्रोपोर्शनली साइन। अच्छा ये बताता, देखिए इस प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए ये जो बीच में जो देखिए हमारे पास क्या है, R प्रोपोर्शनली किसके है, L अपॉन A के है, ये लेंथ और ये एरिया है। इस प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम रहो कहते हैं, P कहते हैं, ठीक है, यही क्या है, P है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। जिस प्रकार के 9th क्लास से हमने ग्रेविटी की वैल्यू, बड़े जी की वैल्यू कांस्टेंट पढ़ी थी, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा यहां पर R क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस है ना। P क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टेंस की वैसे। अच्छा L क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, जिसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। अच्छा A क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि वो क्या है, ऐसा यूनिट, इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। यानी कि आपका मेन फॉर्मूला क्या था, ये था, समझ में आया क्या है ये। और इसके बाद इसी से क्या बना है, ये बना है, ये P जो लगा हुआ है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। देखिए किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, यहां तक हो गया। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो पूरी तरह से मटेरियल की नेचर पर डिपेंड होता है कि उसका मटेरियल कैसा है। क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है उसका मटेरियल है कैसा, कि वो बढ़ेगा या घटेगा। कह नहीं सकते कि वो बढ़ेगा कि घटेगा। कॉपर का और चांदी का किसका अच्छा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस किसका कम होगा, चांदी का। किसका ज्यादा होगा, कॉपर का। और कॉपर और एल्युमिनियम में कम किसका होगा, कॉपर का, और ज्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए अब बताइए इन क्वेश्चनों के मेरे को आंसर बताइए। बताइए आंसर बताइए अब इन क्वेश्चनों के। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज इफ इट्स लेंथ इज डबल कीपिंग इट्स क्रॉस सेक्शन आर एंड द मटेरियल कांस्टेंट। क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, क्या होगा, डबल होगा। मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाओ क्या है, कुशल जी मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाइए। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, लेकिन किस टर्म में, लेंथ के टर्म में। कहां लिखा हुआ है, हाउ डज द रेजिस्टेंस इज कंडक्टर चेंज इट्स लेंथ इज डबल, यानी कि लेंथ को क्या कर दिया गया भाई, डबल कर दिया गया है। कीपिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मटेरियल कांस्टेंट। क्या होगा भैया, हाँ डबल, ये पक्का सी होगा, बताइए क्या होगा।
हमने क्या किया है, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया है, तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। कितना बढ़ाया है, डबल बढ़ाया है, तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम जितने गुना बढ़ाएंगे वो उससे डबल गुना बढ़ेगा। अगर 4 गुना बढ़ाएंगे तो 8 गुना बढ़ेगा, हमने डबल किया है तो वो 4 गुना बढ़ेगा। इसका आंसर ठीक है, ये नहीं बताया था। हम रेजिस्टेंस को अगर 1 गुना बढ़ाते हैं तो वो दुगुना, 2 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 8 गुना। ठीक है, डबल चलेगा। बताइए इसका हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल कीपिंग द लेंथ एंड मटेरियल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यही होगा, है ना। चलिए इसका बताइए, अ कॉपर वायर स्ट्रेच सो दैट द लेंथ बिकम द 3 टाइम। लेंथ कितनी हो गई है, 3 टाइम हो गई है, कितना हो जाएगा, 9 टाइम। बताइए, 3 बार कर दिया है तो 3 देखे, 2 का स्क्वायर कर रहे थे 4, तो 3 का 3 बार कर देना तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। जब हम दुगुना कर रहे थे तो वो कितना हो गया था, 4 गुना स्क्वायर हो गया था। अगर 3 गुना करते तो 8 गुना, 6 नहीं होता, स्क्वायर चलता है। क्यों, अब जैसे कि 3 गुना किया तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं तुम्हें कल कराऊंगा और इसको अच्छे तरीके से समझाने के बाद इन क्वेश्चनों को कल कराऊंगा। चलिए मुझे इसका बताइए, क्या होगा, किसी चालक का प्रतिरोध अगर बढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया जाता है तो बताइए क्या होगा, किस कंडीशन में ऐसा होगा। किसी चालक यानी कि है ना, क्या होगा, है ना, बढ़ा है तो क्या लंबाई कम हुई है, लंबाई बढ़ेगी तभी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा है। ठीक है, लंबाई बढ़ी है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा है। इसका बताओ, कह रहा है क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, पहले ये बताओ, मैंने 2 तरीके का करंट बताया था, एक नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा था, एक पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा था। बताइए क्या होता है, बताइए, जो परंपरा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो परंपरा से हम क्या देखते आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन होता क्या एक्चुअली में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बताइए, इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक दिशा क्या होती है, रियल क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, ऋणात्मक से धनात्मक। ओम का नियम किसके बीच के संबंध को दिखाता है, यानी कि क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, यानी कि वोल्ट का रिलेशन किसके साथ, I और R के साथ, यानी कि वोल्ट का धारा यानी कि करंट और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, है ना, किसका, ये कार्य ऊर्जा तो होगा ही नहीं, शक्ति और ऊर्जा पड़ ही नहीं रही, द्रव्यमान और बल तो होता ही नहीं, तो वोल्ट और धारा करंट। बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है, किसे मापते हैं, वोल्ट में। एमीटर को किसे मापते हैं, अच्छा जूल की, यानी कि वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल। ओम किसकी ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस की। एम्पियर किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। और वोल्ट रेजिस्टेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट। सेम क्वेश्चन था क्या। अच्छा बताइए, विभवांतर वोल्ट मीटर, ये तो इसका ऑप्शन ही था, है ना। इसको किस में मापते हैं हम लोग, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मापते हैं, किसमें, एमीटर। थर्मामीटर में किसको मापते हैं, टेम्परेचर, है ना। बैरोमीटर में हवा के प्रेशर को, बैरोमीटर में। वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस को। उसके बाद बैटरी का काम क्या है, जनरेट करके। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा को रोकने का काम इसका है, रेजिस्टेंस का, है ना। शक्ति को मापने के लिए होता ही नहीं है ना। प्रतिरोध को बढ़ाने का काम तो होता ही नहीं है इसका, प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ना इसका कोई मतलब ही नहीं है, 4 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो क्या है, उसको प्रेशर जनरेट करना, है ना। एक विद्युत सेल कितने टर्मिनल रखता है भाई, कितने टर्मिनल होते हैं इसके, 2 ही टर्मिनल। एक इलेक्ट्रिक सेट के कितने टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं। बताइए, सेल का धनात्मक टर्मिनल किससे दिखाते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से दिखाते हैं।
बताइए सेल का धनात्मक टर्मिनल किसको दर्शाया, सेल का धनात्मक यही पॉजिटिव ही आएगा। बताइए निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है, लकड़ी ये खत्म, रबड़ खत्म, प्लास्टिक खत्म, आंसर कॉपर। कॉपर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, निम्न में से कुचालक कौन सा, बैड कंडक्टर कौन सा, एल्युमिनियम चालक है, कॉपर चालक है, सिल्वर चालक है, और ये रबड़ क्या है, कुचालक है, बैड कंडक्टर है। बताइए बंद क्लोज सर्किट में क्या होता है, धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक बहेगा, नहीं बहता, बल्ब नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिक जले। इसका आंसर ये भी हो सकता है, बल्ब कहां गया, कुछ है, बल्ब नहीं जलेगा, धारा नहीं बहेगी, इसका आंसर क्या था, धारा बहती है, इलेक्ट्रिक बहता है। बताइए खुले परिपथ में क्या होगा, है ना, धारा नहीं बहती, इलेक्ट्रिक नहीं बहता इसमें। इसके बाद क्या, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आर, रेजिस्टेंस। धारा का प्रतीक क्या है, करंट का आई, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्ट। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का है ना, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ ही क्या है, वही है विद्युत धारा। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका, है ना, आई का यानी कि करंट, करंट पूछ रहा है, और करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक है, बताइए चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। उसके बाद बताइए यदि तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध कैसा होगा, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, नहीं, क्या समान रहेगा, नहीं, शून्य हो जाता है, नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझ में आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा, अगर तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बताइए तार की लंबाई की मोटाई में बढ़ा दे तो, है ना, क्या होगा, घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो घटेगा, मोटाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा बता दिए क्या, सही है। चलिए बताइए नाइक्रोम का तार उपयोग क्यों नहीं किया जाता, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, भैया जितना कम होगा उतना अच्छा, तो ये नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस हर किसी का कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ भी नहीं, क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, इसलिए हम नाइक्रोम का इस्तेमाल नहीं करते। विद्युत परिपथ में स्विच का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक को ब्रेक करना या उसको कंटिन्यू रखना, यानी कि इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, स्विच का। चलिए बताइए एमीटर किसके बराबर होता है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है ना, एक कूलाम डिवाइड बाय, बताइए एक सेकंड, एक कूलाम बराबर एक सेकंड, एक कूलाम डिवाइड बाय एक सेकंड के बराबर क्या होता है, हमारे पास एक एम्पियर होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन में बताइए कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। विद्युत परिपथ क्या है, एक बंद मार्ग यानी कि पूरे एक क्लोज सर्किट ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। चलिए देखिए इसमें आपको सब चीजें, छोटी छोटी चीजें नजर आ जाएंगी। कैसा है, विद्युत धारा की सही एक यानी कि एम्पियर, है ना, प्रतिरोध का ओम, रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर, धारा मापने यानी कि इलेक्ट्रिक मापने के लिए एमीटर, रेजिस्टेंस मापने के लिए वोल्ट मीटर, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, है ना, इलेक्ट्रिक का करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, है ना, रेजिस्टेंस का R, वोल्टेज का V, करंट का I, चार्ज की इकाई कूलाम, बैटरी क्या देती है, वोल्टेज, खुला परिपथ में बल्ब नहीं जलता, है ना, बंद परिपथ में जलेगा, कॉपर कैसा चालक होता है, अच्छा चालक है, नाइक्रोम कैसा है, बुरा चालक, एम्पियर बराबर क्या होता है, एक सेकंड में एक कूलाम डिवाइड बाय एक सेकंड बराबर एक एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पॉजिटिव नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो यहां तक आपका चैप्टर जो होता है हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। कल की जो क्लास चलेगी, कल मैं आपको स्टार्टिंग में ओम्स लॉ के फॉर्मूले करा दूंगा, ओम्स लॉ के फॉर्मूले कराता हूं यानी कि उसके न्यूमेरिकल कराते हैं, और उसके बाद हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे जिसमें क्या दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है आपको किसके बारे में, सीरीज, और एक पढ़ना है पैरेलल, और उसके बाद हमें थोड़ा सा फीज के बारे में, प्रेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो आई होप कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।